हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, आज जिस पेपर के मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस कराऊंगा ये बहुत रिसेंट का ही एक पेपर है। आंसर की है डोमेस्टिक साइंस टीचर। और बिल्कुल अभी 26 जुलाई 2021 को पेपर हुआ था। टाइमिंग 9 से 12 थी। बाकी देखो, कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहे हैं, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके भाई इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर करना, इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से आज के मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखो, उनको समझते हैं। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि एक ट्रेन है और पार करती है एक आदमी को। अच्छा, वो आदमी ना सामने की ओर से आ रहा है ट्रेन के। इस स्पीड से आदमी आ रहा है। ट्रेन उसको 12 सेकंड में पार करती है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस ट्रेन की लंबाई 420 मीटर है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, और स्पीड भी बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अब ऐसा होता है, देखो आपको पता है कि अगर जो ट्रेन पार करती है किसी आदमी को, बेशक वो आदमी खड़ा हुआ है या फिर वो किसी स्पीड से चल रहे हैं, बट ट्रेन को चलना अपनी लंबाई जितना होता है, तो पार करने तक ट्रेन टोटल डिस्टेंस चलेगी 420 मीटर, खुद की लंबाई जितना ये डिस्टेंस है। और उसने चला भी है, देखो कितने टाइम में, आपको बता रखा है 12 सेकंड में। अब देखो, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो स्पीड यहाँ से मीटर पर सेकंड में आएगी। कितनी स्पीड आ रही है चेक करते हैं। 12 से देखो 3 बारी 36 और 5। अब ये जो 35 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है ना, ये ट्रेन की नहीं होगी, एक्चुअली ये रिलेटिव स्पीड होगी। और रिलेटिव स्पीड आप समझते हो, जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं ना एक साथ, तो रिलेटिव स्पीड लगानी होती है। दो केसेस होते हैं, उनमें से ये जो केस है ये अपोजिट वाला है। आमने सामने दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड ऐड होकर बनी है। और इसमें जैसे कि आपको आदमी की स्पीड तो दे ही रखी है 10, तो बाकी 25 जो बचा ना वो ट्रेन की स्पीड होगी। बाकी ये स्पीड देखो मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछा है, तो आप समझते हो 18/5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने पर ट्रेन की स्पीड बनेगी 90 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोट एंड स्ट्रीम से है। कहता है कि जो एक बोट की स्पीड है स्टैंडिंग वाटर में। स्टैंडिंग वाटर का मतलब स्टिल वाटर ही होता है, जिसको हिंदी में शांत जल कहा जाता है। और ऐसे में सिर्फ स्पीड बनती है बोट की, तो बोट की स्पीड है 9। थोड़ा सा आगे आप पढ़ते हो तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रखी है, यानी वाटर की स्पीड भी दे रखी है 1.5। अब कहते हैं कि एक आदमी को बोट में 105 किलोमीटर की दूरी तक जाना है और फिर वापस भी आना है शुरुआती बिंदु में, तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो, जाना उसने 105 है, तो वापस आना भी 105 ही होगा। डिस्टेंस 105 और 105। अब ज़रूर वो एक तरफ तो गया होगा B+W वाले केस में, डाउन स्ट्रीम में, और एक तरफ वो रहा होगा अप स्ट्रीम में। तो आप इससे देखो, मैटर नहीं है कि कौन सा हम B+W चलाए कौन सा B-W। आप किसी भी एक को B+W से चलाओ। B+W का मतलब 10.5 की स्पीड से चलाओ, तो फिर एक बारी आपको B-W से चलाना होगा, यानी 9 में से 1.5 गया 7.5 से। और जैसे कि मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है, तो दोनों जगह से आपको टाइम मिलेगा। और इन दोनों टाइम का सम कितना है वो हमसे पूछा जा रहा है, कुल टाइम कितना लगा है। डेसिमल अगर आप हटाओगे तो 105 इसको 10 बारी में काटता है। यहाँ डेसिमल हटाओगे 0 लेते हो तो 75 से एक बारी काटोगे आप 75, बचा 300 यानी 4 बारी। 10 और 14 यानी कि 24 घंटे लगेंगे आने जाने में। तो ये भी आसान सवाल था। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का, तो यहाँ हमसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछी जा रही है। अब देखो, वैसे तो तरीका क्या होता है कि आप डिवाइड कर करके चेक करो, सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी बनेगी वही लार्जेस्ट होगा। बट आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े ध्यान से देखो, सिर्फ इसी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि ये जो 212 है ना, ये दुगने से ज़्यादा है 105 के। 105 का दुगना 210 होता है और 210 से ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से ऊपर ही वैल्यू मिलेगी इसकी। बाकी और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा। देखो, 312 का दुगना 624 होता है, बाकी 624 से ये बहुत कम है, तो वैल्यू 1 पॉइंट कुछ मिलेगी। यहाँ आप डिवाइड बिना करे भी पता लगा सकते हो। देखो, 85 का डबल 170 से कम है 92, तो यहाँ भी 1 पॉइंट कुछ मिल रहा होगा।
जबकि यहाँ 58 का दुगना होता है, देखो 116 उससे काफ़ी कम है, तो 1 पॉइंट कुछ मिल रहा होगा। सिर्फ यहाँ हमें 2 पॉइंट कुछ मिल रहा होगा, मतलब यही लार्जेस्ट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि ऋतिक ने एक कार खरीदी है 50% डिस्काउंट पर। अच्छा, ये डिस्काउंट आपको कॉस्ट प्राइस पर बता रखा है। हालांकि इस कॉस्ट प्राइस का मतलब भी ना एक तरीके से मार्केट प्राइस ही है, मतलब उस गाड़ी की कीमत असल में कितनी है। बाकी कहता है कि अगर उसको 60% का डिस्काउंट मिलता तो फिर क्या होता कि उसे 1 लाख रुपए बच गए होते। तो ये बात आप समझ रहे हो, देखो 50 की जगह अगर 60% डिस्काउंट आपको दिया जाए तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है, ये नुकसान दुकानदार का है। कितना फ़ायदा होगा? 10% का। और फ़ायदा जो हमें बता रखा है रुपए में, वो देखो 1 लाख बता रखा है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब कॉस्ट हमसे पूछी जा रही है तो वो तो देखो अपने आप में 100% ही होती है, मतलब एक ज़ीरो और बढ़ा देनी है। तो 1 लाख को जब आप 10 से गुना करोगे तो 10 लाख रुपए इस गाड़ी की होगी कीमत। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हो, मैंसुरेशन से आप कह सकते हो, हालांकि थोड़ा ज्योमेट्री का भी यहाँ पर यूज़ है। बता रखा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर ABC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 A²। ए का मतलब प्रत्येक भुजा इस ट्रायंगल की। हमें देखो क्या दे रखा है, कहता है AD यहाँ पर एक मीडियन है। अब मीडियन को हिंदी में माध्य का बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि ये सामने वाले साइड के ना मिड पॉइंट पर मिलता है। तो अगली बात क्या है, देखो उसने बोला है जी यहाँ पर एक सेंट्रोइड है। अच्छा, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन पर ही होता है, तो इस पॉइंट को आप जी नाम दे दो। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, देखो कि जो मीडियन होती है ना, वो 2:1 में अपनी लंबाई बनाती है। मतलब AG यहाँ पर 2 और GD 1 के रेशियो में रहेगा। कोई भी मीडियन 2:1 में अपनी लंबाई बनाती है। आगे आपको देखो GD की वैल्यू दे दी इस 1 की, कितनी है? 3√3। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस मीडियन की लंबाई बताओ, तो मीडियन तो देखो 2 और 1 3 यूनिट बन रही है, और 1 यूनिट की वैल्यू 3√3 है। तो आप बोलोगे AD जो कि यहाँ पर मीडियन है उसकी लंबाई 9√3 है। अब क्या होता है, देखो जो मीडियन होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो हाइट भी होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2A। तो आप इसको बराबर कर सकते हो 9√3 के। और यहाँ से आपको देखो A की वैल्यू मिल रही है 9 × 2 18। और एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इधर √3/4 इंटू में A² यानी कि 18 × 18 पुट कर दो। बाकी कैलकुलेट आप करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 81√3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका होगा आंसर। बाकी इस सवाल को करने का देखो और भी तरीका है, बट उसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री की आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। और DSSC वाले बच्चे कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ते, तो इसलिए मैंने थोड़ा उनको मैंसुरेशन टाइप में ही कराया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि रोली 15,000 रुपये जमा करती है IDFC बैंक में, और बैंक उसको 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देता है। बट वो ब्याज उसको ना हर छठे महीने मिलता है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब हर छठे महीने। अब जैसे कुछ बच्चों को लगेगा भाई यहाँ पर ईयर तो बोला ही नहीं है, तो कैसे मतलब ये कह रहे हैं कि 6% प्रति वर्ष की है। तो देखो यहाँ पर एक रेट लिखा हुआ है, और रेट का मतलब ही मतलब यही होता है, अंडरस्टूड है कि 6% जो रेट है वो 1 साल की है। अब 6 महीने बाद अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में आपको कितनी बारी ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे अब 6 तो इकट्ठा मिल नहीं रहा, तो 1 साल में 3-3% करके 2 बारी मिलेगा। और ऐसे ही देखो 2 साल तक रोली को ब्याज मिला है, ये तो पहला साल है, दूसरे साल भी ऐसे मिलेगा 3% और 3%। और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, तो आप शायद समझ पा रहे हो कि अब ये थोड़ा सा हो गया लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 बारी तक 4 टाइम्स आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कौन सा बेस्ट तरीका होगा मैं आपको बता देता हूँ, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको हर वीडियो में जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया तो बताया है x + y + xy/100।
इससे क्या होता है कि हम जो 2 बारी ब्याज देते हैं ना वो कंबाइंड हो जाता है। जैसे 3 और 3 को आप कंबाइंड कर सकते हो। x 3 है, y 3 है, 3 और 3 6 हो गया। एक्स वाई का मतलब 3 गुना 3 9/100, जिसको आप 0.09 लिख सकते हो, और 6 में जोड़ोगे तो 6.09%। उसी तरीके से देखो, सिर्फ दूसरे साल की अगर मैं बात करूँ तो 6.09 बना। बट इकट्ठा ब्याज आप 12.18 मत करना, फिर से आपको एक बार कंबाइन करना होगा x + y + xy/100 से। अब देखो x + y आप समझ रहे हो, 6.09 + 6.09 जो कि बना 12.18, और बाकी इसमें ऐड क्या करना है, xy/100। तो xy देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो बड़ा मतलब लेंदी हो जाएगा। अब इसको 6 मानते हुए मल्टीप्लाई करो तो 6 गुना 6 36 होता है, और 36/100 0.36 होता है। और मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली हम काम कर रहे हैं, तो ये 12.54 या 55% आप बोलो, इतना परसेंट ब्याज रोली को मिलेगा कुल 2 साल में। और अब एक ही बारी में हमें क्या करना है कि जो भी प्रिंसिपल है, जैसे कि 15,000 है, तो आप 15,000 का ना एक ही बारी में 12.55% निकाल दो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट इसको ब्याज मिला है। ये डेसिमल हटाओगे, एक और ज़ीरो आ जाएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, मतलब 1881 या 82 के करीब मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और ये तो जैसे कि उसको CI मिला है, जबकि हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल आपको इसमें और इंक्लूड कराना होगा, यानी कि 15,000, और तब जाकर ये अमाउंट बनेगा 16,882 के करीब। तो बाकी भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको जल्दी कर सकते हो। चलते हैं इसके बाद, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो कहता है कि भाई 40% ऑफ 540। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 540 का 40% कितना आएगा। देखो ये एक एक ज़ीरो आप कैंसिल आउट कर दो, और 54 × 4 यानी कि 200 और 16, 216 बना। फिर इसमें देखो हमें जोड़ना भी है 182, तो ये बनेगा आपका 398। अब 398 आपको बता रखा है कि मतलब ये x% है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x ले लेता हूँ, और ये x% है किसका, 1200 का। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो x की वैल्यू आप देख पा रहे हो, x जो होगा वो बराबर हो जाएगा 398/12 के। बाकी देखो जब 12 से कटेगा ना तो 12 3 36 और 33 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, जबकि ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस में गलती है, आप इसको एक बारी दोबारा से देख लेना, मेरे हिसाब से गलत है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 मिक्सचर से क्वेश्चन है। कहते हैं कि भाई 45 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी है, और 15% उसमें पानी है। अब देखो एक तो है मिल्क और एक है वाटर। अब जैसे 15% इसमें वाटर है, तो 15% की फ्रैक्शन असल में होती है 3/20, और 3/20 का मतलब ये है कि 20 में से 3 तो पानी है, तो बाकी 17 रहेगा मिल्क। तो ये रेशियो होना चाहिए मिल्क और वाटर का मिक्सचर में। अब देखो हमें क्या करना है कि पानी को मिलाना है, ताकि पानी इसमें 25% हो जाए। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, इसका मतलब है 4 में से 1 पानी हो जाए, तो 3 मिल्क रहे। अब देखो ये रेशियो हमने बना लिया। अगला काम आपको क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ पर वाटर मिलाना है, तो वाटर मिलाने का मतलब है कि वाटर तो चेंज होगा, बट मिल्क जो है ना वो दोनों जगह पर सेम रहना चाहिए। तो 17 और 3 को आप सेम बनाओ, दोनों का LCM 51 होता है 51। आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे करो 17 से मल्टीप्लाई। बाकी नंबर्स को देखो उसी रेशियो में रखना है, तो ऊपर दोनों ही नंबर्स को 3 से और नीचे दोनों ही नंबर्स को 17 से करना होता है इंटू। अब ये बन गया, देखो मिल्क यहाँ पर 51 और वाटर यहाँ पर है 9। इधर मिल्क 51 है और वाटर यहाँ पर है 17, और आप देख पा रहे हो 9 और 17, मतलब 9 से 17 आपने वाटर कर दिया, तो इसका मतलब मिलाया कितना है, तो आप बोलोगे 8 यूनिट। अब बस हमें इस 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो आपको नज़र आ रहा है, देखो 51 और 9,
ये 60 बना रहे हैं, और असल में जो शुरुआती मिश्रण आप 60 बना रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 45 लीटर। तो 60 की वैल्यू देखो 45 है, तो 45 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी, और 8 की वैल्यू आपको चाहिए तो आप 8 से मल्टीप्लाई और कर दो। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो जैसे कि भाई ये 15 से 4 बारी घटा और 15 से 3 बारी घटा, 4 से नंबर 2 बारी घटा, तो 3 गुना 2 का मतलब था 6 लीटर से, तो 6 लीटर पानी हमें यहाँ पर मिलाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप सबसे पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करो, 64 का क्यूब रूट, आप समझते हो 4 होता है, तो इसकी जगह 4 लिख देते हैं। अब 45 और 4 हुआ कितना 49, जिसका अंडर रूट 7 हुआ, तो बस आपको 7% निकालना है 4600 का। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 इंटू 6 का 2, यानी कि 2 यहाँ पर यूनिट डिजिट बनेगा एक ही ऑप्शन में, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रखा है, यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है और बता रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन टीजीटी एग्जामिनेशन फ्रॉम 5 स्कूल्स। तो 5 स्कूल से टीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे बैठे हैं पेपर में, वो आपको बता रखा है किस वर्ष में कितने हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं। कहता है कि ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं स्कूल ई से 2004 में, 2004 में आप देख पा रहे हो स्कूल ई से 780 बच्चे हैं, तो बस हमें इन्हीं का ना परसेंटेज निकालना है। किसकी तुलना में, तो सभी बच्चों की तुलना में जो इसी वर्ष 2004 में सभी स्कूल से मिलाकर अपीयर हुए थे, मतलब इन सब को आपको जोड़ना होगा। देखो जैसे जोड़ते हैं इसको, आप ऊपर ऊपर का जोड़ लो पहले, जैसे 600 और 700 1300, 1300 और 800 2100 हुआ, फिर 800 जोड़ोगे 2900 और 700 जोड़ोगे 3600। अब 3600 में 80 आप जोड़ोगे, 3680 और 20 3700, 3760, और ये बना 3810, 3810। बाकी आप एक बारी खुद भी कर लेना, देखो परसेंट के लिए 100, बाकी इसको कैलकुलेट आप करोगे तो बस आपको आंसर मिल जाएगा जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है, कर लेना आप इसको, अप्रॉक्सीमेटली मिलना है आंसर। फिर से आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी डीआई का है। यहाँ पर देखो आपको लाइन ग्राफ दिखा रखा है, ये जनवरी फरवरी ये सब मंथ है, और किस मंथ में किस दुकानदार ने कितनी वस्तुएं बेची है। दो दुकानदार है, देखो ये जो ब्लू से रिप्रेजेंटेड है तो ये मोहन ने बेचे हैं आर्टिकल्स आइटम्स, और रेड कलर से जो रिप्रेजेंटेड है ये आर्टिकल्स बेचे गए हैं मदन द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि जो मतलब डिफरेंस आपको बताना है, जितने आर्टिकल्स बेचे हैं मदन ने जनवरी में, देखो जनवरी में मदन ये आर्टिकल्स हैं, और इसका डिफरेंस बताना है जो मोहन ने मई में बेचे हैं, मतलब कि ये वाले। अब देखो यहाँ थोड़ी सी स्केलिंग आपको करनी होगी, जैसे 500 से 550 के बीच मतलब 50 का अंतर होता है, और 50 का मतलब है कि आप 10-10 के 5 इंटरवल ले लो, तो आपको नज़र आ रहा है कि बस 10 ही कम है ये, तो आप इसको लिख सकते हो 540। उसी तरीके से देखो आप इसको स्केलिंग करोगे, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है और ये आग इसके बीच में रहे 450 और 500, तो आप इसको 500 से 20 कम ले लो, 480 ले लो। और इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है, 540 और 480 का डिफरेंस आप समझते हो, 60 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो मारिया की एज थी, आयु थी 10 साल पहले। देखो 10 साल पहले, आज 2021 है और 10 साल पहले 2011 था, तो 2011 में जो भी एज थी वो आधी थी कौन सी एज की, 5 साल बाद वाली एज की। 2021 से 5 साल अगर आप आगे चलते हो ना तो 2026, तो मतलब इन दोनों एजेस के बीच में ये रेशियो था 1:2 का। अब बड़े ध्यान से देखो, इन दोनों एजेस के बीच में जैसे कि हमें 1 यूनिट का अंतर मिल रहा है, लेकिन ये 1 यूनिट का अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर होना चाहिए 2026 माइनस 2011, यानी कि 15 साल का। तो 1 यूनिट क्योंकि 15 के बराबर है, तो आप 15-15 से मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हो कि मारिया की एज 2011 में 15 साल थी, और 2026 में कितनी हो जाएगी, 30 साल।
बाकी हमसे देखो 2 साल बाद की एज मारिया की पूछी गई है। 2 साल बाद का मतलब है कि आज 2021 है और 2023 की। तो देखो 2023 इस नंबर के ज़्यादा करीब है। जैसे कि 2026 में मारिया की एज 30 साल है, तो 3 साल आप घटा दो इसमें से, 23 की एज आ जाएगी। तो 2023 में 27 साल एज थी मारिया की। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 पार्टनरशिप से है। कहता है पी और क्यू, तो दोनों ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की, मतलब जो कैपिटल लगाया, जो पैसा लगाया, वो लगाया 4:9 में। इसके अलावा बता रखा है जो टाइम उन्होंने मतलब लगाया है ना, जिस टाइम के लिए उन्होंने पैसा लगाया है, टाइम पीरियड्स, टाइम का रेशियो वो है 3:8। और हमसे पूछा जा रहा है कि 332 रुपये का अगर टोटल प्रॉफिट हुआ है तो ना, सॉरी, पी का शेयर हमें बता रखा है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, मतलब कुल जितना भी प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है उसमें से भाई पी को 332 रुपये मिले हैं, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट बस एक ही होता है कि कैपिटल इनटू टाइम। इनसे हमें पता चलता है प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है। कैपिटल भी है आपके पास देखो पी का और क्यू का, और टाइम भी है, तो प्रॉफिट का रेशियो आप निकाल सकते हो। 3 से देखो आप इस नंबर को काट के और छोटा कर लो, और 4 से भी काट के इसको छोटा कर लो, तो आप बोलोगे इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए 1:6 में। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल भाई 7 रुपये का प्रॉफिट इनको हुआ है, तो उसमें से पी का हिस्सा 1 रुपये है। बट इसी की आपको वैल्यू बता रखी है, एक नहीं मिला पी को, 332 मिला है। तो एक की वैल्यू 332 है, तो 7 की वैल्यू 7 × 332 है। बाकी आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से आपको 2324 मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 फिर से उसी टेबल पर है। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया है इस टेबल पर, तो सीधा देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी फॉर ऑल दी ईयर्स। तो स्कूल बी ने जितने भी, सभी वर्षों में जितने जितने बच्चे यहाँ से रहे, इन सब का एवरेज निकालना है। एवरेज आप समझते हो कैसे निकालना है, सबको पहले तो टोटल करना है। तो इनको जोड़ना शुरू करते हैं। देखो 700 और 700 1400, ऊपर का 60 और 40 100 बना रहे हैं, यानी कि 1500 हो गया। उसी तरीके से देखो 800 800 1600 और 80 और 20 ने बनाया 100, यानी 1700। तो 1700 और 1500 3200, और 3200 में 840 और जोड़ोगे तो ये बना 4040। एक बारी फिर से जोड़ लेते हैं। 700 700 1400 और 100 1500, और इन्होंने बनाया था 1700, यानी 3200 और 840, बिल्कुल 4040 ही बनेगा। अच्छा, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं 5। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 808, और यही आंसर देखो गिवन भी है। क्वेश्चन नंबर 15 था, देखो टाइम एंड वर्क से है। कहता है 12 आदमी भाई किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। अभी हमें ये काम कराना है 18 औरतों से, जबकि एक औरत की कार्य क्षमता 25% कम है आदमी की कार्य क्षमता से। 25% का मतलब 1/4 होता है। तुलना आदमी की क्षमता से हो रही है, तो आदमी की क्षमता को अगर मैं 4 मान लूँ, तो यानी कि एक औरत की कार्य क्षमता 1 कम है। तो कितनी है भाई 3। ये देखो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात मिल गया। अब सीधा आप बनाओ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे बनेगा, देखो यहाँ हमें बता रखा है 12 आदमी, एक आदमी का काम 4 है, तो 12 आदमियों का काम 48। तो जहाँ पर एक दिन में 48 काम होता था, वो काम 18 दिनों में ख़त्म हुआ है। ये टोटल वर्क है। और अभी ये वर्क हमें ख़त्म कराना है 18 औरतों से, जबकि एक औरत की कार्य क्षमता 3 है। तो 18 की कितनी हुई, तो आप बोलोगे 18 × 3। बाकी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें टाइम मिल जाएगा 16 डेज़। 16 दिनों में ये सभी औरतें मिलकर काम ख़त्म कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो कहता है कि भाई 30 और 280, मतलब इंक्लूडिंग बोथ दीज नंबर, मतलब 30 को भी लेना है, 280 को भी लेना है, और उनके बीच सभी नंबर्स को भी लेना है जो या तो 5 से डिवाइड हो या 7 से हो। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस रेंज में ढूंढने होंगे 5 से कटने वाले नंबर, वो आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद फिर आपको ढूंढने होंगे इसी रेंज में 7 से घटने वाले नंबर। बाकी क्या होगा कि कुछ नंबर्स ना इनमें ऐसे आएंगे जो 5 से भी घट रहे होंगे, 7 से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल 35। 35 आपने देखो यहाँ भी गिन लिया, यहाँ भी गिन लिया, 2 बार ही गिन लिया। तो इसीलिए इन दोनों का एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम 35। तो आपको माइनस करने होंगे कि 35 से कटने वाले नंबर्स इस रेंज में कितने हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ना है और उसमें से माइनस करना है 35 के मल्टीपल्स को, तब जाकर हमारा आंसर आ रहा होगा। अब गिनने का देखो वैसे तो तरीका होता है एपी में, बट थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। जैसे आप ये बताओ कि 1 से लेके 280 तक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भाई 5 से घटने वाले नंबर कितने हैं, तो आप समझ रहे हो जब 1 से पूछा जाता है ना, तो आप आखिरी नंबर को पकड़ के डिवाइड कर दो, जो भी आप ढूंढ रहे हो। 5 ढूंढ रहे हो तो 5 गुना 5 25 और 6 56 होंगे। लेकिन 30 तक, मतलब 30 तो चलो हमें लेना है, देखो 25 तक 5 मल्टीपल होते हैं, 5 आप घटा दो, तो आप बोलोगे 30 से लेकर 280 तक जो नंबर्स 5 से कटेंगे, 56 माइनस 5 यानी कि 51 रहेंगे। उसी तरीके से अब आप 7 के गिन लो, तो 280 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, मेरे हिसाब से डिवाइड करे बिना आप समझ रहे हो 40 होंगे। और 30 से पहले 28 तक 4 मल्टीपल्स आप हटा दो, 40 में से आप 4 हटा रहे हो यानी कि 36। और अभी देखो आपको 35 वाले मल्टीपल और ढूंढने हैं। हालांकि 30 से पहले तो कोई मल्टीपल आता ही नहीं है 35 का, तो आप 280 को बस 35 से डिवाइड करो और जितनी बार ये कटेगा उतने मल्टीपल्स होंगे। तो देखो 35 से ये कितनी बारी कटेगा, पूरा 8 बारी। तो 8 आपको क्या करना है यहाँ पर माइनस। तो देखो 50 और 30 80 86 और 1 87। 87 में से आप 8 घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 79। बाकी भाई देखो समझाने में टाइम लग रहा है, आप खुद से इन सवालों को करोगे ना 20-25 सेकंड मैक्सिमम में ये हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में। मेंसुरेशन से है, कहता है दो रेडियस, मतलब दो सिलेंडर्स की रेडियस त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। उनकी हाइट्स का रेशियो, ऊंचाई का अनुपात भी आपको दे रखा है, और वॉल्यूम का रेशियो यानी आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। अब सिलेंडर का जो आयतन होता है वो πr² h होता है। दो सिलेंडर है, दूसरे सिलेंडर के लिए भी हम πr² h लगाएंगे, बट क्योंकि हम काम कर रहे हैं रेशियो में, तो पाई से पाई तो पहले कैंसिल आउट होगी। तो कंसीडर करना है सिर्फ रेडियस और हाइट को। अब देखो पहले सिलेंडर की रेडियस अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और दूसरे सिलेंडर की रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। उसी तरीके से हाइट देखो इसकी 4 बता रखी है और दूसरे सिलेंडर की आपको 3 बता रखी है। तो 4 से 4 कटा और 3 से ये नंबर 3 बारी कटा, तो इनके आयतनों का अनुपात रहेगा 3:1। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो एलसीएम एचसीएफ से है। कहता है कि एचसीएफ है दो नंबर्स का 18 और एलसीएम 108 है दोनों नंबर्स का। दोनों नंबर्स का योग भी दे रखा है 90 और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। अब देखो एचसीएफ हमें दे रखा है 18, तो आप यहाँ पर ना दो नंबर्स मान लो 18A और 18B। एचसीएफ का काम नंबर्स को बनाना ही होता है। बाकी ए और बी का यहाँ पर मतलब आप समझ रहे हो को प्राइम नंबर रहेंगे सहभाज्य, जो एक दूसरे को ना काट पाए। एचसीएफ का काम ख़त्म हो गया, एलसीएम दे रखा है, तो हम भी इन नंबर्स का एलसीएम लेते हैं और हमारे हिसाब से ना एलसीएम बनेगा 18AB। जो कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखना होता है और अदर फैक्टर्स को साथ में और लिखना होता है। दे कितना रखा है भाई 108, तो 18 देखो इसको 6 बारी में काटते हैं। ए बी की वैल्यू आपको 6 मिल गई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 बनना चाहिए। इसके अलावा आपको सम भी दे रखा है, जब आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ोगे तो 18 आप कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में लिखोगे a+b, और ये हमें दे रखा है 90 के बराबर। तो 18 देखो इनको 5 बारी में काटता है, तो a+b 5 हो गए। अब बिल्कुल आसान है, देखो दो ऐसे नंबर सोचना, a और b की वैल्यूज़ को सोचना, जिनको जोड़े तो 5, जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6। आप बोलोगे एक नंबर को 3 ले लेते हैं a को और b को 2 ले लेते हैं। 3 गुना 2 6 और 3 + 2 5। तो नंबर्स जो 18A थे यानी 18 गुना 3 और 18B था यानी 18 गुना 2, और इन्हीं दोनों के बीच आपको क्या निकालना है, डिफरेंस।
तो आप देखो दोनों में से 18 को तो कॉमन ही ले लो और ब्रैकेट में बचेगा 3 - 2 जिसको आप 1 बोलोगे। तो 18 इन दोनों नंबर्स का रहेगा अंतर। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद देखो मेंसुरेशन का ही है। कहता है कि सरफेस एरिया बताना है, मतलब सरफेस एरिया आप समझ रहे हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा अगर हम उसको प्रत्येक किनारे को, प्रत्येक भुजा को, क्यूब का मतलब घन, घन के प्रत्येक किनारे को 12.5% से बढ़ा ले तो। अब 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है देखो वो 1/8 होती है। तो इसका मतलब है कि जो क्यूब हम पहले लेके चल रहे थे उसकी तो प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं 8, और अभी देखो प्रत्येक भुजा को 1 से बढ़ाने पर अब वो 9 होगी। और हमें परसेंटेज में सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। दो तरीके के एरियाज़ होते हैं सरफेस एरिया। एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी जब भी परसेंटेज या रेशियो में बात होगी तो 4 और 6 को नहीं लेना होता, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सिंपली a² से हम कंपेयर कर सकते हैं इनके किसी भी एरिया को। तो a² देखो यहाँ 64 बन रहे हैं और यहाँ 81 बन रहे हैं। कितने परसेंट से बड़ा है वही हमें निकालना है। आप देख पा रहे हो 17/64 पर, और परसेंट के लिए 100। अब आपको पता है देखो 17 × 4 68 होता है, मतलब इस 64 की जगह अगर 68 होता तो ये 4 बार ही कटता और ये 25 बार ही काटता। अब ध्यान से आप समझो, ये 68 में से नहीं है बल्कि 64 में से है। तो इसका मतलब है परसेंटेज और बढ़ेगा। अगर जो डिनोमिनेटर छोटा होता जाए तो वैल्यू बड़ी होती जाती है। तो 25 से ऊपर इसका आंसर रहेगा, बट इतना ऊपर भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, आंसर है 26.5%। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, देखो ध्यान से समझना है। कहता है कि भाई एक बैट्समैन का जो एवरेज है वो 34 से 37 हो गया 31वीं पारी खेलने के बाद। तो बताना है कि उसने 31वीं पारी में कितने रन बनाए। अब देखो ऐसा है कि 31वीं पारी से पहले उसका एवरेज 34 था। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 30 इनिंग उसने मतलब पहले खेल रखी थी, और एवरेज जो था इस बैट्समैन का वो 34 था। अब ये जो लास्ट इनिंग आई है ना 31st, तो बैट्समैन को सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि मेरा एवरेज कम ना हो। तो इसीलिए उसको 34 रन तो कम से कम बनाने होंगे ताकि एवरेज बना रहे इतना। बट अगर वो आज के मैच में कुछ एक्स्ट्रा रन बनाता है तो उसका एवरेज बढ़ेगा, और क्योंकि आज उसका एवरेज बढ़ा भी है तो इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा के रन बनाए हैं। अब ये एक्स्ट्रा वाली कैलकुलेशन कैसे होती है ध्यान से समझना है आपको, कि कितना तो एवरेज बढ़ा, आप बोलोगे 3, और कितने मैचेस पे बढ़ा। तो देखो ये 31 मैचेस पे बढ़ा, मतलब 31 मैचेस के हिसाब से 3 रन फालतू बनाए हैं। तो आप 31 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है 34 से ऊपर आज इसने जो एक्स्ट्रा रन्स बनाए हैं ना वो 93 है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ ले तो आज उसने 31 पारी में टोटल इतने रन बनाए हैं। इसको जोड़ने पर 127 बनता है। यही इस क्वेश्चन का है आंसर। बाकी यहाँ ये पेपर कंप्लीट होता है। जल्द मिलते हैं किसी नई आंसर की के साथ, जब तक आप इसको कंप्लीट करो। बाकी भाई एक 26 तारीख को पेपर हुआ था, 26 जुलाई को, इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए। अगर किसी भी बच्चे ने वो पेपर दिया था तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो आंसर की, और टोटल 40 क्वेश्चन उसमें मैथ्स के हैं, मैं वो सॉल्व कराऊंगा। बाकी आज इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।